हेलो। 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 देखिए आपका टीपीए चल रहा था और टीपीए में भाई आपका अभी सामान्य बातें लिखवाई जा रही थी और उसमें आपका जो प्री में आ सकता है क्वेश्चन या जो आ चुके हैं या जो आ सकता है भविष्य में वो लिखवाया जा रहा था। और 2-3 दिन आपका जब तक ये पूरा यानी कि धारा 137 तक समाप्त न हो जाए, जो केस हैं, सिद्धांत हैं और सेक्शन जो मेन मेन, तो 2 या 3 दिन लगता है इसमें। और इसका बार बार बताया जा रहा है आपको निश्चित फायदा मिलेगा। चाहे जे में तो 70 से 80% क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, यानी कि बैरक तैयार रखिए और जो लिखवाया जाए वो 20% के लिए आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आइए देखिए आपका लिखवाया जा रहा था, सामान्य बातें लगभग हम समाप्त कर चुके थे। लास्ट देखिए तो कहाँ तक था, लास्ट लाइन देखिए तो कल कौन लास्ट लाइन बताइए। आ रहा? हाँ देखिए आपका ये लिखवाया जा रहा था, ये भी आपका पूछा गया कि 5 से 37 तक के जो प्रिंसिपल हैं वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों में अप्लाई होंगे। और 38 से लेकर जो 53A तक के सेक्शन है या प्रिंसिपल हैं, ये केवल इमूवेबल यानी कि केवल अचल। अब अगला जो आपका कंसेप्ट बनता है वह आपका मुस्लिम विधि और अध्याय 2 में टकराव से बनता है। लिखिए एक लाइन, यदि मोहम्मडन विधि यानी कि मुस्लिम विधि, मुस्लिम ला, यदि मोहम्मडन विधि और अध्याय 2 यानी कि सेक्शन 5 से लेकर 55(3)(a) तक अध्याय 2 में टकराव होता है तब मोहम्मडन विधि लागू होगी। तब मोहम्मडन विधि यानी कि मुस्लिम विधि लागू होगी। टीपीए लागू नहीं होगी। टीपीए लागू नहीं होगी। अब इस पर जो यूपीजे ने क्वेश्चन बनाया है अध्याय 2 से आपका, ये आपका जो क्वेश्चन बनाया है 35 से, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन या चुनाव या निर्वाचन का सिद्धांत लागू होता है हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, ईसाइयों पर। तो भाई फिर एक बार बता दिया जाए, अगर मुस्लिम विधि और अध्याय 2 के नियमों में टकराव नहीं होता है तो मुस्लिम समुदाय पर भी ये चैप्टर लागू होगा। और न्यायालय ने ये माना कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है या निर्वाचन या चुनाव का सिद्धांत है ये मुस्लिम विधि के विपरीत नहीं है। अतः धारा 35 हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों सभी पर लागू होती है। तो जो ऑप्शन आपका बनाया था किस पर लागू होती है, हिंदू, मुस्लिम आपका, उसके बाद ईसाई और एक लास्ट में दिया था उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे धारा 35 में, उपर्युक्त सभी। उसको लिखिए एक लाइन, एरो बनाकर लिखते रहे। लिखिए टीपीए की धारा 35 में दिया गया, टीपीए की धारा 35 में दिया गया, 35 में दिया गया निर्वाचन का सिद्धांत यानी कि चुनाव या चयन का सिद्धांत भी हम कहते हैं, चुनाव या चयन का सिद्धांत हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों तीनों पर लागू होता है। हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों तीनों पर लागू होता है।
तीनों पर लागू होता है, यानी कि अप्लाई होता है। इस प्रकार जो सामान्य बातें थी वे बातें समाप्त हुई। अब आइए आपका अध्याय वाइज जो मेन है आपका चैप्टर चला जाए। तो जब भी आपका पढ़ा जाता है, एक क्वेश्चन आपका प्रियम्बल से भी एक बार बना है, और वह ये बना है कि टीपीए संपत्ति अंतरण के मामलों में अब देता है कि पूर्ण प्रावधान करती है, पूर्ण प्रावधान नहीं करती, और दो ऑप्शन और देगा। तो आपका जवाब रहेगा कि संपत्ति अंतरण के बारे में टीपीए एग्जॉस्टिव नहीं है, अर्थात पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल 6 समव्यवहार ही इसमें शामिल हैं। एक लाइन लिखिए। टीपीए संपत्ति अंतरण के विषय में टीपीए संपत्ति अंतरण के विषय में एग्जॉस्टिव नहीं है। हिंदी में लिखिएगा पूर्ण नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि पूर्ण नहीं है। इसके बाद लिख लिए, हेडिंग डालिए अध्याय 1। आपका चैप्टर 1 से जो मेन चीजें हैं निकाली जाए। अध्याय 1 लिखिए प्रारंभिक या सामान्य बातें। हेडिंग डाल लीजिए प्रारंभिक या सामान्य बातें। सेक्शन 1 से लेकर 4 तक, सेक्शन 1 से लेकर 4 तक, यानी कि धारा 1 से लेकर आपका 4 तक। अब इसमें देखिए आपका कहाँ से क्वेश्चन आपका प्री में बन सकता है। पहला क्वेश्चन सेक्शन 1 से बनता है, और आपका जाकर साल पेपर में देख भी सकते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला आपका बनता है कि टीपीए कब अधिनियमित हुई, सन पूछा है। तो भाई सन तो लगातार लिखवा ही जा रहा है पहले दिन से, 1882। अब ये है कि अगर डेट पूछ ले तो भाई वह डेट याद रखनी पड़ेगी कि यह कानून के दिन बनकर तैयार हो गया, तो वह निर्माण की तिथि या अधिनियम होने की तिथि तो आपका 17 फरवरी 1882, यानी कि 17 फरवरी 1882। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन बना है, टीपीए कब इन्फोर्स हुई, कब इसका प्रारंभ हुआ, कब लागू हुई, तो वह डेट भी याद रखना है, 1 जुलाई 1882। लिखिए इसको भाई, लिखिए टीपीए का निर्माण। धारा 1 में लिखिएगा, अब सेक्शन वाइज भाई, सेक्शन 1 लिखिए धारा 1। धारा 1 में 2 बातें आप प्री के लिए लिखिए। पहला तो टीपीए का निर्माण, या आपका दूसरी भाषा में दे सकता है अधिनियम कब बना, यानी कि एक्ट कब बना, टीपीए एक्ट कब बना, या अधिनियमित कब हुई, या आपका निर्माण कब हुआ, यानी कि एक्टेड इसे कब किया गया। डेट लिखिए आगे, 17 फरवरी 1882, 17 फरवरी 1882। ये रट्टा मारकर जाना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये रट कर जाना है। दूसरा लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर, टीपीए का प्रारंभ या प्रवर्तन तिथि, प्रारंभ या आबलिक करके लिखेगा, प्रवर्तन तिथि या लागू होने की तिथि या आरंभ की तिथि, लागू होना भी कहा जाता है, या आरंभ की तिथि, यानी कि इन्फोर्समेंट डेट। तो लिख लीजिए 1 जुलाई 1882, 1 जुलाई आपका, बैठिए भाई बैठिए अंदर,
1 जुलाई 1882। अब आइए धारा 2 लिखिए, एक से जो आ सकता है समाप्त हो गया। लिखिए भाई आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 से भी आपका एक क्वेश्चन अभी मैंने बना है, एक क्वेश्चन आपका, उसको सेक्शन 2 में हेडिंग डाल लीजिए आपका निरसन तथा व्यावृत्ति, रिपील एंड सेविंग। निरसन मतलब समाप्त कर देना और सेविंग माने बचत, यानी कि निरसन और बचत। हिंदी में निरसन ना आए तो लिखिए समाप्त करना, और सेविंग ना आए तो लिख लीजिए कुछ बचत करना, बचा लेना। तो आपका रिपील एंड सेविंग किस धारा में है, तो आपका जवाब रहेगा 2 में। और 2 में जो आपका मुख्य रूप से जो पूछा गया है और पूछा जा सकता है, वह 2 बातें पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं। पहली बात ये पूछी गई है, कल भी बताया गया था कि टीपीए लागू होती है, आपका दे देगा विधि की क्रिया द्वारा अंतरण में, यानी कि आपका कानून के प्रवर्तन द्वारा अंतरण में। तो मैं बताया था कि कानून के प्रवर्तन द्वारा अंतरण में टीपीए अप्लाई नहीं होगी। तो कब होगी, आपका पक्षकारों के कार्य द्वारा अंतरण में, और वो भी पक्षकार मरे हुए हो कि जिंदा हो। तो आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टीपीए आपका जीवित पक्षकारों के मध्य जो ट्रांसफर होता है उसी में केवल लागू होगी। तो ऑप्शन देखिए कैसे बना है, इसको हम लिखवाते समय बता दें कि टीपीए लागू होती हैं आपका जीवित पक्षकारों के बीच अंतरण के मामले में। दूसरा दिया विधि की क्रिया, यानी कि ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून द्वारा अंतरण के मामले में। तीसरा दिया वसीयत के मामले में, और चौथा दिया उपर्युक्त सभी। तो जो नहीं जानता है धारा 2 को मार देगा उपर्युक्त सभी, लेकिन वसीयत में भी ये लागू नहीं होगी, और विधि द्वारा जो ट्रांसफर होता है उत्तराधिकार इत्यादि उसमें भी लागू नहीं होगी। तो लागू किस में केवल होगी, तो जीवित पक्षकारों द्वारा किए गए अंतरण। उसको लिखिए धारा 2 में लिखिएगा, सेक्शन लिखते रहिए, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। टीपीए केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य होने वाले अंतरणों में ही लागू होगी। होने वाले अंतरणों में ही लागू होगी, लेकिन इसका अपवाद मैं लिखवा भी चुका हूं सामान्य बातों में, और रट कर जाइए। लेकिन इसका अपवाद सेक्शन 57 यानी कि धारा 57 तथा अध्याय 4 है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेकिन इसका अपवाद धारा 57 और अध्याय 4 है, जहाँ की विधि की क्रिया द्वारा, इसको कहते हैं कानून के प्रवर्तन द्वारा। पढ़ना है तो आसान भाषा में भी लिखना है। विधि की क्रिया द्वारा यानी कि कानून के प्रवर्तन द्वारा, विधि की क्रिया द्वारा किए गए अंतरण में लागू होंगे। भाई ये अपवाद है, नियम ना मान लीजिएगा। तो अपवाद फिर एक बताया जाए, रट कर जाइएगा। पूछ ले कि किस सेक्शन में एक्सेप्शन दिया गया है, तो कौन सेक्शन लिखवाया जा रहा है, 2 यानी कि धारा 2। एक और इसमें आपका सेविंग क्लाज है,
जो हमने अभी आपका शुरुआती दौर में लिखवाया बिना धारा के, कि अगर अध्याय 2 की कोई बात मुस्लिम विधि के विपरीत है तो मुस्लिम विधि के प्रावधान आपका मुस्लिमों पर आपका अप्लाई नहीं होगा। ये भी बात किस धारा में बताई गई है? 2 में। लिखिए फिर एक बार, क्योंकि अब सेक्शन वाइज चल रहा है तो सेक्शन में भी लिखवाना पड़ेगा। लिखिए आपका, लिखिए इस अधिनियम के अध्याय 2 की कोई भी बात, इस अधिनियम के अध्याय 2 की कोई भी बात मोहम्मडन विधि के किसी नियम पर, मोहम्मडन विधि के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। आपका क्वेश्चन का मॉडल भी हमें देखना है कि अध्याय किस विधि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। मोहम्मदन विधि पर, हिंदू विधि पर, ईसाई विधि पर, उपर्युक्त सभी। तो बताए किस विधि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा? मोहम्मदन विधि। अध्याय फिर दूसरा, अध्याय 2 का नियम किसके विपरीत होने पर लागू नहीं होगा? मोहम्मदन विधि, हिंदू विधि, ईसाई विधि, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? मोहम्मदन विधि। मोहम्मदन विधि का सेविंग कहाँ किया गया है? तो सेक्शन 2 में। एक और सेक्शन हम लिखवा दे रहे हैं, आपका हो सकता है कि एक साथ पूछ ले। 129 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 129 के तहत दान के मामले में, यानी कि हिबा के मामले में, गिफ्ट, सेक्शन 129 के तहत हिबा के मामले में यानी कि दान के मामले में मोहम्मदन विधि के नियम अप्लाई नहीं होंगे। मोहम्मदन विधि के नियम अप्लाई नहीं होंगे। अगला ये आपका सेक्शन 3, धारा लिखिए भाई। धारा 3 हेडिंग डाल लीजिए, निर्वचन या परिभाषा। इसको थोड़ा आपका किताब से ही पढ़ना पड़ेगा भाई, पूरा लिखवाना इसमें आपका संभव नहीं है। यानी शॉर्टकट में कोई उपाय नहीं है शॉर्टकट का इसका। फिर भी कुछ बातें जो बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, वह हम 2-4 लाइन लिखवा सकते हैं, लेकिन ये सेक्शन आपका डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपका आएगा। यानी कि 50% तो लिखवाने से आ जाएगा इस सेक्शन का, लेकिन 50% के लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लिखिए इसमें भाई, अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि धारा 3 में कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन बना रहा है। तो लिखिए धारा 3 में कुल 7 शब्दों को परिभाषित किया गया है। 7। कुछ नए क्वेश्चन याद रखिए। धारा 3 में कुल 7 या 7 शब्दों को परिभाषित किया गया है। अब जो परिभाषाएं हैं भाई डिटेल में तो यहाँ नहीं लिखवाया जाएगा, आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में 2-3 दिन के बाद। लेकिन जो क्वेश्चन बन सकते हैं प्री में, उसको 1 लाइनर लिखवाया जा सकता है। पहला आपका बनता है, आपका अचल संपत्ति पर ही पहला क्वेश्चन बनता है। आपका लिखिए, पहली परिभाषा लिखिए, अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी या अस्थावर संपत्ति। देखिए अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अचल संपत्ति में कौन शामिल नहीं है। तो आपका
भाई आसान क्वेश्चन आए तो यानी कि कौन शामिल नहीं है, तो तीन शब्द लिखे गए हैं। आपका स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि खड़ा काष्ठ, दूसरा उगती फसलें और घासें। अब ये अचल हैं कि चल हैं? ये चल हैं। टीपीए इन्हें इमूवेबल नहीं मानती। अब इसी में आपका क्वेश्चन बन गया कि निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति है। देखिए मॉडल, खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, भूमि, घासें। तो कौन अचल संपत्ति है? मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ। खड़ा काष्ठ, घासें, उगती फसलें और भूमि। तो कौन इसमें अचल संपत्ति मानी जाएगी? भूमि। क्योंकि जो तीन हमने चीजें बताई वह आपका अचल संपत्ति नहीं है, तो इसके जो बाहर जाएगा वो क्या होगा? चल। माने इसके बाहर जो जाएगा वह अचल होगा। दूसरा जो आपका मॉडल बना है कि निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति है, आपका खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घासें, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति है? तो क्या ये तीनों अचल संपत्ति हैं? नहीं तो नहीं है, तो क्या मार्क कराएंगे? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आपका इसमें जो पूछा जाता है, केस पूछा जाता है कि केस में किसको अचल संपत्ति माना गया, किसको नहीं माना गया। और वह भाई शॉर्टकट में संभव नहीं है बताना, और वह डिटेल में चलेगा तो लिस्ट और केस बताया जाएगा। लिखिए एक लाइन भाई, अचल संपत्ति में खड़ा काष्ठ, एक लाइन कम से कम लिख लीजिए। अचल संपत्ति में खड़ा काष्ठ, कामा दीजिए, उगती फसलें और घासें नहीं आती। अब इसमें जो मॉडल बना है भाई आपका अलग से डिटेल में चलेगा। अगला लिखिए भाई आपका, इसके बाद जो पूछा जाता है वह क्वेश्चन पूछा जाता है आपका माने सूचना, महत्वपूर्ण जो बना है। लिखिए नोटिस। भाई केस एक लिखना है। देखिए अचल संपत्ति पर थोड़ा केस एक लिख लीजिए। जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखवाया उस पर एक केस छूट गया है। मार्शल वर्सेज ग्रीन। मार्स उसमें उसमें लिखिएगा इसके पहले वाले वाक्य में। फिर एक बार बता रहा हूँ, जो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा लिखी उसमें केस लिखना है मार्शल वर्सेज ग्रीन का। मार्शल वर्सेज ग्रीन। आगे बढ़िए। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है नोटिस से बनता है, सूचना से बनता है। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका, सूचना को भाई धारा 3 में परिभाषित किया गया है। तो अब ये जो क्वेश्चन बनता है कि सूचना विधि का नियम है कि साम्य का नियम है, तो साम्य का नियम था। अब धारा 3 में इसे किसका नियम बना दिया गया है? विधि का। तो लिखिए सूचना एक विधि का नियम है। पहले था लेकिन अब तो भाई कानून में है। सूचना एक विधि का नियम है। इसके बाद जो पूछा गया है क्वेश्चन कि नोटिस के प्रकार कौन कौन होते हैं, सूचना के प्रकार। अभी आपका राजस्थान जेलों में भी पूछा गया था। तो सूचना के प्रकार लिख लीजिए। 2 प्रकार बनाइए। पहले हेडिंग डालिए, सूचना 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार मारिएगा। अब जहां जहां 2 प्रकार होगा एक जगह हम एकत्र करवा देंगे। सूचना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला लिखिए एक्चुअल नोटिस यानी कि वास्तविक सूचना। फर्स्ट में लिखिए एक्चुअल नोटिस यानी कि वास्तविक सूचना।
सेकंड में लिखिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी कि आणविक सूचना। आणविक 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 को थोड़ा और भाषा में लिख लीजिए। आणविक को हम और आसान भाषा में लिखवाते हैं प्रभाषित। प्रभाषित मानद डिम्ड कहा जाता है। मानद मानद सूचना। घबराना नहीं है दे तो, ये नहीं कि आणविक न दे और कुछ आ जाए। लिखिए मानद सूचना। फिर विवक्षित सूचना, इम्प्लाइड, विवक्षित सूचना। फिर आपका प्रलक्षित भी कभी का लिख देता है, प्रलक्षित, प्रलक्षित सूचना। अब आपका जहां जहां प्रकार हो, आपका उनको एक जगह एकत्र कर लेना अच्छा रहता है। तो आपका जो जो क्वेश्चन बना है वह मैं एकत्र करवाऊंगा और इसको रट कर जाइएगा। पहला जो क्वेश्चन आपका कई राज्यों में बना है, आपका देखिए एक और क्वेश्चन बना था भाई उसको कि अपहरण कितने प्रकार का होता है। तो भाई कानून में तो आपका एबडक्शन का कोई प्रकार बेयर एक्ट में नहीं दिया गया है। तो आपका अभी एलएलए में बना था, शायद विद्यापीठ या कहीं का बना था, एक लोग पूछ रहे थे। अब कहाँ बना था, अभी मैंने 10-15 दिन के अंदर ही एग्जाम में आया था। तो आपका अपहरण या एबडक्शन का तो कोई प्रकार आपका नहीं दिया गया है कानून में। हाँ ये जरूर है कि जो किडनैपिंग है, व्यापहरण है, आईपीसी उसका प्रकार बताती है और कितने व्यापहरण कितने प्रकार का होता है, 1 2 3 4 2, भाई कितने प्रकार का। सेक्शन वाइज हम लिखवा रहे हैं 359 आईपीसी की धारा 359 के तहत किडनैपिंग 2 प्रकार का होता है। इसको लिखिए, एरो बनाकर लिखिए, यानी कि एरो बनाकर उसी में लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं, प्री के लिए लिखवाया जा रहा है उसमें लिखिए आईपीसी के तहत। ये क्वेश्चन कई राज्यों में आ रहा है। आईपीसी के तहत किडनैपिंग यानी कि व्यापहरण 2 प्रकार का होता है। सेक्शन देखिए आगे नहीं लिखवाया गया तो पीछे लिख लीजिए 359 आईपीसी। इसके बाद जो यूपीजे में और आपका उत्तराखंड में मैं देख रहा था बना है जो क्वेश्चन, वह आपका प्रामिज पर बना है, कॉन्ट्रैक्ट में जाकर कि प्रामिज या आपका वादा या वचन या प्रतिज्ञा, जो कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग पढ़ते हैं, वचन या वादा या प्रतिज्ञा इंग्लिश में प्रामिज कहेंगे, कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 4, तो कितने प्रकार की 2। और आपका कौन कौन, एक एक्चुअल और दूसरा कॉन्स्ट्रक्टिव और आप विवक्षित। और सेक्शन हम बता दें कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 9 में लिखिए संविदा अधिनियम, भाई कानून का नाम जरूर लिखिएगा, संविदा अधिनियम की धारा 9 के तहत। ये क्वेश्चन यूपी में भी आया है और आपका उत्तराखंड में भी। संविदा अधिनियम की धारा 9 के तहत वचन, वचन आए तो इंग्लिश में प्रामिज लिखिएगा और हिंदी में प्रतिज्ञा या वादा, वहीं जो फिल्में वाले हैं वादा तेरा वादा, जैसे कि तालिबान ने अमेरिका से वादा किया था तो वादा तेरा वादा खत्म हो गया। भाई सत्ता पाने के लिए वादा किया जाता है, राजनेता भी करते हैं, और जब सत्ता पा लेते हैं उसके बाद वादों को कुचल देते हैं। हर एक सरकार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगला लिखिए भाई, तो आपका हो गया ना कि धारा 9 के तहत आपका वचन 2 प्रकार के होते हैं, दोनों लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिए
अभिव्यक्त वचन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेस प्रामिज। पहला अभिव्यक्त वचन एक्सप्रेस प्रामिज, और दूसरा विवक्षित वचन, विवक्षित वचन इम्प्लाइड प्रामिज, इम्प्लाइड प्रामिज। और कहीं आपका दो प्रकार हो तो एविडेंस में आपका सुसंगतता पर क्वेश्चन बना है कि रेलेवेंसी होती है, सुसंगतता होती है। आपका दो प्रकार के मार्क कराइएगा, एक विधिक और दूसरा तार्किक। उसको लिखिए, पिछली बार यूपीजे में आया था। लिखिए भाई, साक्ष्य अधिनियम के तहत सुसंगतता, पिछली बार ही आ चुका है क्वेश्चन। साक्ष्य अधिनियम के तहत सुसंगतता दो प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखिए विधिक, विधिक सुसंगतता, और सेकंड लिख लीजिए तार्किक सुसंगतता। तार्किक तर्क के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर जो उचित हो। अगला लिखिए भाई आपका, इसके बाद जो क्वेश्चन बना है इंस्ट्रूमेंट से बना है। आपका अगला लिखिए परिभाषा, लिखत की परिभाषा। लिखत, लिखत एक लाइन लिख लीजिए, अवसियती लिखत। लिखत का मतलब एक शब्द लिखिए, परिभाषा अवसियती लिखत। आप लिख करके लिखिए निर्वसियती, दूसरी भाषा में हो सकता है दे दे। अवसियती लिखत यानी कि निर्वसियती लिखत भी कह सकते हैं। यानी कि विल या टेस्टामेंट्री जो होता है टीपीए के तहत लिखत, यानी कि दस्तावेज लिखत नहीं माना जाएगा। अब देखिए मॉडल कैसे बना है कि लिखत का, लिखत मतलब क्या हुआ। तो आपका लिखत मतलब जब भी चार ऑप्शन दे तो भाई रट कर जाइएगा। अगर अवसियती लिखत दिया है तो वही मारकर आना है। अवसियती की जगह निर्वसियती भी दे सकता है, लेकिन एक और मॉडल हम बना रहे हैं कि लिखत में क्या शामिल नहीं है। दे देगा दान विलेख, पट्टा विलेख, विक्रय विलेख और वसीयत। तो लिखत में क्या शामिल नहीं है टीपीए के तहत। वह अवसियती मतलब क्या हुआ, जो वसीयत से क्या हो बाहर, यानी कि लिखत में क्या शामिल नहीं है, वसीयत। लिखिए एक लाइन, वसीयत टीपीए के तहत लिखत में शामिल नहीं है। वसीयत टीपीए के तहत लिखत में शामिल नहीं है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बना है, हेडिंग डालिए परिभाषा का, अटेस्टेड, अनुप्रमाणित। अटेस्टेड या अनुप्रमाणित। हेलो,
देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन बना है एविडेंस में बनता है और आपका एचजीएस में भी एविडेंस में इस बार बना था और वह आपका बनता है अटेस्टेड से। आपका पहला तो ये बनता है कि अटेस्टेड विटनेस कितने होने चाहिए। तो देखिए हम ऑप्शन बता रहे हैं, एक, कम से कम दो, दो या दो से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भाई पहली वरीयता बेयर एक्ट को देनी है। तो बेयर एक्ट में क्या लिखा गया है वहीं आपको पहला जो प्रश्न खोजना है, आंसर एकदम बेयर एक्ट की भाषा खोजना है कि आपका गवाह कितने कम से माने कितने होने चाहिए। तो बेयर एक्ट क्या लिखता है, दो या दो से अधिक। तो आप अगर ये ऑप्शन रहे तो दो ना मारिए, आप क्या मारिए, अनुप्रमाणक साक्षी कितने, गवाह कितने होने चाहिए। तो दो या दो से अधिक लिखिए। दो या दो से अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित। अगर दे दे अटेस्टेड का मतलब क्या हुआ, तो कितना मारेंगे, दो या दो से अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित। पहला क्वेश्चन आपका आया। दूसरा क्वेश्चन आपका अनुप्रमाणित पर आपका जो बनता है वह एविडेंस में जाकर बनता है। और आपका जो कहावत मैं लगातार बताता हूँ, एक बिहारी सब पे भारी, तो ये क्वेश्चन लगातार एक आता है और इसमें एविडेंस को जोड़ना है 68। लेकिन आपका एचजेएस में एक कदम आगे बढ़ गया था और पूछ लिया था 69। भाई एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाए और तब इसको दो धाराओं को हम आज लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि जो वर्तमान में आपका क्वेश्चन माने आपका 68 से ज़्यादा बनता था। अब एविडेंस में दो चार दिन में आ ही जाएगा 68 69, लेकिन 68 में देखिए भाई आपका मान लीजिए ए अपना मकान बी को बेच रहा है। तो ये जो मकान का अंतरण होगा, विक्रय होगा, एक दस्तावेज तैयार होगा और उसी दस्तावेज पर सारी बातें इस विक्रय की लिखी जाएंगी और उस दस्तावेज का नाम होगा आपका लिखत। क्या होगा, तो लिखत में कौन शामिल नहीं है, हाँ अभी अभी बताएगा क्या शामिल नहीं है। तो विक्रय विलेख लिखत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो एक विलेख तैयार करवा लिया जाए, मान लीजिए ये दस्तावेज तैयार हो गया, तो दस्तावेज पर ए ने साइन किया। इसके बाद दो गवाह रहेंगे, आपका सी और क्या बना लिया जाए डी, और सी और डी क्या करेंगे, ए को साइन करते हुए दस्तावेज पर देखेंगे। तो ऐसी दशा में आपका अभी हमने टीपीए में भी बताया, ये जो सी और डी है, अब गवाह ना कहिएगा, लीगल भाषा में इसे जो कहा जाएगा अटेस्टेड विटनेस या अनुप्रमाणक साक्षी। अब गवाह ना क्या कहेंगे, अनुप्रमाणक साक्षी। और जो दस्तावेज पर लिखा है या उसको कहते हैं निष्पादक। तो निष्पादक कौन हो गया, ए, और अनुप्रमाणक साक्षी इस उदाहरण में कौन हो गए, सी और डी। अब सामान्य नियम ये है कि आपका सी और डी दोनों को बुलाया जाए विवाद होने पर, ये गवाही दें कि हमारे सामने ही ए ने साइन किया। अब मान लीजिए सी मर गया, मिल ही नहीं सकता, तब क्या होगा, क्या डी अकेले पर्याप्त होगा कि नहीं। तो किसी दस्तावेज का निष्पादन साबित करने के लिए, कम से साबित करना हम बता रहे हैं, साइन के लिए नहीं, दो तो रहना ही चाहिए। प्रूफ जब न्यायालय में मामला जाएगा तब लिखने में कम से कम दो, या अभी बताया गया दो या दो से क्या अधिक, यहाँ तीन भी हो सकते हैं, चार भी, 10 भी, 100 लोगों को गवाह बनाइए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम कितना, दो। तो जब विवाद उत्पन्न हो गया इस बात को लेकर कि क्या ए ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया कि नहीं, तो दोनों को बुलाया जाए, सामान्य नियम है, जो गवाह थे यानी कि अनुप्रमाणक साक्षी। लेकिन अगर एक मर गया है, मिल नहीं सकता, तो क्या अगर एक आकर गवाही दे दे तो काम चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा।
तो किसी दस्तावेज को साबित करने के लिए कम से कम कितने अनुप्रमाणक साक्ष्यों का साक्ष्य पर्याप्त है? एक। कौन सी धारा? 68 एविडेंस की। अब आपका एसजेएस में जो दिया था दोनों को मार दिया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ किसी भी मर गया और कौन मर गया? अब क्या होगा? तो देखिए भाई, सतर्क रखें। इसके लिए एविडेंस की धारा 69 बनी है और 69 ये कहती है कि अब आपका साइन साबित करना पड़ेगा कि ए का साइन ही इस दस्तावेज पर है और जो दो अनुप्रमाणक साक्षी हैं उसमें एक का साइन इस दस्तावेज पर है, यानी कि इस दस्तावेज पर जो हस्ताक्षर है या अंगूठा चिन्ह है वह निष्पादक का ही है और दो अनुप्रमाणक साक्षियों में से दोनों का नहीं, कितने का? एक का साइन या अंगूठा चिन्ह साबित किया जाएगा। तो भाई इसी को इतना घुमा दिया था, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहे। कंसेप्ट ये क्लियर रहे कि निष्पादक की साइन साबित करनी पड़ेगी अन्य तरीके से, और दो में से कम कितने की? एक अनुप्रमाणक साक्षी की साइन साबित करिए, तब ये साबित हो जाएगा। अब आपका इसको लिख लीजिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत किसी दस्तावेज को साबित करने किसी दस्तावेज को साबित करने के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी पर्याप्त होगा। किसी दस्तावेज को साबित करने के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी पर्याप्त होगा। इसमें लास्ट परिभाषा लिखवा जाए और तो नहीं पूछा जाता ज़्यादा। एक्शनेबल क्लेम या अनियोज्य दावा, लिखिए परिभाषा, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। एक्शन धारा 3 चल रहे हैं भाई। एक्शनेबल क्लेम या अनियोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम या अनियोज्य दावा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अनियोज्य दावे की परिभाषा कब जोड़ी गई? तो आपका जवाब रहेगा 1929। तो कल ही आपका बताया गया था, फिर एक बार आप लोग बताइए, मिनी टीपीए किसे कहा जाता है? किस सन के संशोधन को? 1929। सबसे व्यापक संशोधन टीपीए में किस सन में हुआ? 1929। अनियोज्य दावे की परिभाषा धारा 3 में कब जोड़ी गई? हाँ, उसको लिखिए एक लाइन। यह परिभाषा शॉर्टकट में लिखिए, जितना शॉर्टकट में हो सकता है भाई। यह परिभाषा 1929 ईस्वी में जोड़ी गई। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है वह भाई एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और संभव नहीं है शॉर्टकट में, यानी कि कौन एक्शनेबल क्लेम है और कौन नहीं है। आपका इस बारे में आपका कह सकते हैं कि पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसके लिए भाई लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसा दावा जिसके, ऐसा क्लेम, ऐसा दावा जिसके लिए हम एक्शन ले सकते हैं, यानी कि न्यायालय में मुकदमा दायर करके और पैसा या इत्यादि वसूल सकते हैं। अब उसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जो डिटेल में ही हो पाएंगे, आपका शॉर्टकट में आपका संभव नहीं है। अगला लिखिए भाई धारा 4, हेडिंग डालिए। सेक्शन आपका 4 डालिए, धारा 4। अब एक एक दो दो लाइन की धाराएं आएंगी। लिखिए, टीपीए संविदा अधिनियम का भाग होगा।
धारा 4 में लिखिएगा टीपीए संविदा अधिनियम का भाग है तथा भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का यानी कि द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, हिंदी में कहते हैं भारतीय पंजीकरण अधिनियम, हिंदी में भारतीय पंजीकरण नियम और इंग्लिश में द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 1908 का पूरक है, सप्लीमेंट्री। अब देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि टीपीए का आधार क्या है, दे देगा भारतीय संविधान नियम, दे देगा लिमिटेशन एक्ट, सीपीसी और आईपीसी। तो आपका क्या जवाब रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि टीपीए किस कानून की कमी की पूर्ति के लिए बनाई गई, तो संविदा अधिनियम। लिखिए, एक लाइन अलग से लिखिए, टीपीए का निर्माण संविदा अधिनियम की कमियों की पूर्ति के लिए किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, टीपीए का निर्माण संविदा अधिनियम की कमियों की पूर्ति के लिए किया गया। अगला हेडिंग डालिए चैप्टर 2 अध्याय 2। लिखिए पक्षकारों के कार्य द्वारा, हेडिंग डाल लीजिए, पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में। यानी कि आप ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि पक्षकारों के कृत्य द्वारा, कार्य द्वारा संपत्ति के ट्रांसफर के विषय में किस अध्याय में है, अध्याय 2। तो पहले तो अध्याय से ही क्वेश्चन बन जाता है, फिर रिपीट कराना पड़ेगा यहाँ जो सामान्य बातें हमने लिखवाई थी। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ा टीपीए का अध्याय कौन है, तो अध्याय 2। लिखिए यह अध्याय, सेक्शन लिख लीजिए ऊपर ही भाई, 5 से लेकर 53A, सेक्शन ऊपर ही लिख लीजिए, जहाँ अध्याय लिखे हैं वहीं सेक्शन भी लिख लीजिए, 5 से लेकर 53A तक। लिखिए सामान्य बातें, यह अध्याय टीपीए का सबसे बड़ा अध्याय है। यह अध्याय टीपीए का सबसे बड़ा अध्याय है। पहला क्वेश्चन मिला। दूसरा क्वेश्चन आपका निकलता है कि इस अध्याय की कोई बात मुस्लिम विध पर प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरा लिखे पॉइंट, इस अध्याय की कोई बात मुस्लिम विध के किसी नियम पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब ये हम सामान्य बातों में धारा 2 में लिखवाए थे, सेक्शन 2 में स्पष्ट ये कहा गया है। तीसरा लिखिए, इस अध्याय को 2 वर्गों में बांटा गया है। इस अध्याय को 2 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग ए सेक्शन 5 से लेकर 37 लिखवा गया, इस हल्का हल्का लिख लीजिए, दूसरी बार लिखवा जा रहा है ये। सेक्स आपका क्लास ए सेक्शन 5 से लेकर 37 चल अचल दोनों संपत्तियों के बारे में, चल तथा अचल दोनों संपत्तियों के बारे में
लागू होगा, जबकि 38 से लेकर, जबकि खंड 2, खंड बी लिखिएगा भाई, खंड भी लिखवाया जा रहा है ना। जबकि खंड बी, बी मतलब आपका स्मॉल बी, ए बी करके दिया है बेरेक में। जबकि खंड बी धारा 38 से लेकर 53 ए तक है। खंड बी धारा 38 से लेकर 53 ए तक हैं, जो केवल अचल संपत्ति के अंतरण में लागू होगा, जो केवल अचल संपत्ति के अंतरण में लागू होगा। अगला पॉइंट लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। अध्याय 2 में उन सिद्धांतों या नियमों का वर्णन है अध्याय 2 में उन सिद्धांतों या नियमों का वर्णन किया गया है जिन्हें संपत्ति अंतरण करते समय पालन जाना चाहिए, जिन्हें संपत्ति अंतरण करते समय पालन किया जाना चाहिए। अगला लिखिए अब सेक्शन 5, शुरू किया जाए 5 से भाई। सेक्शन 5 में 3-4 क्वेश्चन याद रखिएगा, और सेक्शन 5 से भी क्वेश्चन भी बनता है। लिखिए भाई, आपका पहला क्वेश्चन सेक्शन 5 में ये आया कि सेक्शन 5 में क्या डिफाइन है, ये में पूछा गया था। संपत्ति का अंतरण करना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या परिभाषित किया गया है? दोनों। लिखिए उसको भाई। धारा 5 की हेडिंग डाल लीजिए भाई। देखिए हेडिंग पहले डालिए, हेडिंग भी पूछा जाता है। हेडिंग पहले डाल लीजिए तब लिखवाएं। संपत्ति के अंतरण की परिभाषा 2 बार यूपीजे में डायरेक्ट पूछा गया है कि संपत्ति के अंतरण की परिभाषा टीपीए में कहाँ दी गई है। ये 2 बार यूपीजे में आ चुका है, तो गलत न हो। किस धारा में? आपका 5 में। दूसरा नियम लिखिए आपका इस धारा माने 5 में, इस धारा में संपत्ति का अंतरण और संपत्ति का अंतरण करना, इस धारा में संपत्ति का अंतरण और संपत्ति का अंतरण करना दोनों परिभाषित किया गया है। दोनों परिभाषित किया गया है। पहला क्वेश्चन आपका ये बना। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि संपत्ति का अंतरण टीपीए के तहत किनके बीच हो सकेगा, तो हमने आपका सामान्य बातों में लिखवाया कि जीवित व्यक्तियों के बीच होगा कि मृत व्यक्तियों के बीच, कि कानून द्वारा होगा। तो क्या मैं बताया था? जीवित। लिखिए धारा 5 के तहत संपत्ति का अंतरण, सेक्शन 5 के तहत संपत्ति का अंतरण केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य हो सकता है। इसे इंटर वाइवस का सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत अंडरलाइन करिए। इसे इंटर वाइवस
का सिद्धांत कहा जाता है। INTER इंटर, वाइवस VIVOS इंटर वाइवस का सिद्धांत। इंटर वाइवस मतलब हुआ लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन मतलब कि दोनों पक्षकार अंतरण के समय क्या हो, जीवित। इंटर वाइवस अंडरलाइन करिए, आपका बनता है क्वेश्चन। लिखिए। अब ये पूछा जाता है कि धारा 5 के अपवाद बताइए। लिखिए, धारा 5 का अपवाद धारा 13, 14 और 16 है। सेक्शन 5 का एक्सेप्शन आपका सेक्शन 13, 14 और 16 है। अंडरलाइन करके जाइएगा। बिहार मेंस में भी जे में ये पूछा गया था, आगे बताया जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन 5 से जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है व्यक्ति। तो व्यक्ति में कौन शामिल है, प्राकृतिक व्यक्ति की, कृत्रिम व्यक्ति की, दोनों मार्क कराइएगा। लिखिए, व्यक्ति में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों शामिल हैं। व्यक्ति में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों शामिल हैं। अब आइए सेक्शन 6 देखा जाए। लिखिए भाई, धारा 6 एक क्वेश्चन निश्चित बनता है धारा 6 पे। अब ये है कि भाई धारा 6 आपका अंदर से बन जाए तो भाई पढ़ना पड़ेगा पूरा। अगर ऊपर ऊपर बन जाए तो 4 लाइन जो लिखवाया जाएगा आ जाएगी। लिखिए, हेडिंग डालिए सेक्शन 6 में, क्या अंतरित किया जा सकेगा। क्या अंतरित किया जा सकेगा, ये सेक्शन 6 में बताया गया है। तो पहला तो आपका ये देखना है, पहला क्वेश्चन कि धारा 6 में कितने प्रकार की संपत्तियों का अंतरण है जिनका, माने फिर एक बार देखिए, सेक्शन 6 में कितने प्रकार की संपत्तियों का उल्लेख है जिनका अंतरण संभव नहीं है। भाई कितने प्रकार की संपत्ति हैं, कभी आप पढ़ते समय गिने ही नहीं होंगे। तो 10 एक बार गिनिए तो सही है ना, नहीं पूरा गिनिए तो एक बार भाई हो सकता है। 10 10 है ना। लिखिए भाई, आपका देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, यही दिमाग बैठाना है भाई। देखिए, आपका घर पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वहीं आपका दिक्कत कहाँ आती है कि घर पर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं किताब, लेकिन इसमें कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कैसा, यही आपके दिमाग में नहीं बैठता। अगर घर पर बैठे तो कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर बता दूं, अगर आप बैठिए भाई, अगर आप घर पर पढ़ रहे हैं और ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे हैं तो कोचिंग वोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई आपका ये भी है कि घर पर पढ़ते समय भी थोड़ा दिमाग क्या करिए, तिकड़मबाजी में लगाइए और आपका गिनिए। लिखिए, धारा 6 में 10 ऐसी संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता। धारा 6 में 10 ऐसी संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता। तो धारा 6 में कितने अपवाद हैं, दे दे 10। तो जहां तहां 10 10 10 हो, आपका एक जगह एकत्र करना है। अभी आपका पूछा भी गया था यूपी, मैंने अभी आपका एपीओ में भी आया था कि आईपीसी की धारा 499 में कितने अपवाद हैं मानहानि में।
तो वहाँ भी कितने हैं 10 लिखिए भाई। आईपीसी की धारा, भाई कानून इसी में हम ऐड करते जा रहे हैं, ये नहीं कि टीपिया मार दीजिएगा। आई पूछा गया था अभी, आईपीसी की धारा 499 में कुल 10 अपवाद हैं, 10। अगला लिखिए भाई आपका सेक्शन 6 का क्लाज ए, बहुत पूछा जाता है। धारा 6 ही चल रही है आरटीपीए की, 6 का क्लाज वाइज लिखिएगा। 6 क्लाज ए, इसमें स्पेस सक्सेशन का सिद्धांत समाहित है। इसमें स्पेस सक्सेशन, स्पेस सक्सेशन को लिखिए हिंदी में प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का, हिंदी में लिखिए भाई, प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना, प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना। अब ये पूछा जाता है क्या इस स्पेस सक्सेशन का सिद्धांत किस धारा में है, तो 6। क्लाज वाइज पूछे तो क्या मारेंगे 6A। और अगला क्वेश्चन, स्पेस सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, यूपीजे में आ चुका है, क्या मतलब हुआ, प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना, इसका ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता। लिखिए इसका अंतरण नहीं किया जा सकता, इसका अंतरण नहीं किया जा सकता। देखिए एक उदाहरण बताते हैं भाई, स्पेस सक्सेशन में अभी आपका कुछ समय है, मान लीजिए ए एक है और बी को हम पुत्र बना लेते हैं, ए को पिता बना लेते हैं, और ए के नाम ये मकान है, किसके नाम, पिता के नाम। तो स्पेस सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि बीच में अभी उत्तराधिकार में गैप है। तो गैप क्या है कि पिता जिंदा है तो अभी पुत्र संपत्ति का स्वामी नहीं हुआ, क्योंकि वह संपत्ति किसके नाम पर है, पिता के। पिता जब मरेगा तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मरने के बाद उत्तराधिकार में कौन प्रॉपर्टी पाएंगे, बी महोदय। और अगर मरने के पहले ए इस संपत्ति को सी को दे दिया, दान दे दिया, वसीयत लिख दिया, तो बी पाएंगे कि नहीं, नहीं पाएंगे। तो अब इसी को स्पेस सक्सेशन मतलब कि पिता के मरने और पुत्र में जो संपत्ति वेस्ट होगी उसके बीच का समय क्या कहा जाता है। तो बताइए क्या इसका ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अभी तो पिता जिंदा हैं, तो पुत्र को क्या हक है, पुत्र तब ट्रांसफर करे जब पिता की संपत्ति पुत्र को क्या हो जाए। तो देखिए आपका पिता के जिंदा रहते हुए पुत्र के मन में लालच आ गई, माने बेईमानी आ गई, डिसऑनेस्टली आ गई, डिसऑनेस्ट आ गया, और पुत्र क्या करते हैं, तमाम ऐसे केस आए कि पिताजी तो भाई लिखेंगे नहीं और समझ रहे हैं कि पुत्र निकम्मा है। तो ऐसी दशा में एक उपाय किया जाता है, आपका पिता को डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा के पागल घोषित करवा दीजिए, और जैसे पागल हो जाएंगे तो पिताजी किसी को लिख नहीं पाएंगे और मरने के बाद हम ही को मिलेगी या हम आपका बेचेंगे उनका हकदार होकर। तो कई ऐसे डॉक्टर हैं, एक कानपुर का डॉक्टर था, जो भी आता था पैसा लेकर घोषित कर देता था, गया जेल फर्जी में। इलाहाबाद में भी एक प्रकरण काफ़ी बहुत प्रसिद्ध था
एक आपका सेना का रिटायर अधिकारी था, उसका पुत्र नालायक निकला, और नालायक निकल कर डॉक्टर से, यहीं के डॉक्टर से अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया, पैसा वैसा दे करके हमारे पिताजी पगला गए हैं, और संपत्ति बेच दिया। और जब संपत्ति पर कब्जा करने आए, जिसको बेचा था, तब पिताजी को पता लगा, तो हुआ कि ये कैसे बेच दिया, तो पता लगा कि भाई ये तो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया है कि हमारे पिताजी क्या हैं। फिर 420 इत्यादि का मुकदमा चला, सबको लपेटा गया, बहुत पेपर में बहुत दिनों तक निकला। तो भाई इस प्रकार आज की कहानी समाप्त की जाए, क्योंकि 10 बज भी गया। तो अभी 15 मिनट बाद भाई एविडेंस चलेगा, और एविडेंस चलेगा कल भाई शेड्यूल बता दिया जाए, टीपीए लिखवाई जाएगी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और उसके बाद पुलिस एक्ट। माने टीपीए 1 घंटा चलेगी, 1 घंटा आपका एविडेंस और आपका आईपीसी कल रोका जाएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्ट तो लिखवाने वाला समाप्त हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो सकता है एक लेक्चर और लगे, तो कल टीपीए और आपका ऐसे ही लिखवा देंगे हल्का हल्का समझा के। इसको फिर हम बता रहे हैं, इसको रट रट डालिए, जितना लिखवाया जाए समझिए ना, इसको आप रट्टा मारिए। तो 15 मिनट बाद अभी क्लास चलेगा।